नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स पॉलिसी एंड यू के तीसरी एपिसोड में आपका स्वागत है। इंडिया और चाइना के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है? भारत में एक आम इंसान इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तीन चीजें जानता है। पहला ये कि चाइना ने हम पर बॉर्डर पर हमला किया और हमारे 20 जवान शहीद हो गए। दूसरा ये कि कोरोना वायरस की शुरुआत चाइना में हुई और जिस कारण इंडिया में हजारों लोगों की मौत हो गई। और तीसरा ये कि इन दोनों कारणों की वजह से हमें चाइना से बदला लेना होगा। और मीडिया और सोशल मीडिया हमें यह सिखाती है कि चाइना को हमें इकोनॉमिकली बॉयकॉट कर या चाइना की इकोनॉमी को क्रैश कर हमें चाइना से बदला लेना होगा। लेकिन दोस्तों, ये वो चीज है जो मीडिया हमें बताती है। ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये इशू, बॉर्डर का इशू इतने साल तक क्यों चला, और अगले वीडियोस में हम ये देखेंगे कि चाइना अभी वॉयलेंट क्यों हो रहा है और असली आत्मनिर्भर भारत क्या है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके स्क्रीन के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको अभी दबाइए, ताकि मैं अगले जो भी वीडियोस बनाऊं उसके नोटिफिकेशन आपको जरूर आए। तो दोस्तों, इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट को समझने के पहले इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स को समझना बहुत जरूरी है। इंडिया और चाइना के बॉर्डर 4000 किलोमीटर लंबी है, जिनमें से करीब 3300 किलोमीटर की बॉर्डर कंट्रोवर्शियल है। ये तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। वेस्टर्न पार्ट वो पार्ट है जो अक्साई चीन से जुड़ा हुआ है, जहां पर अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और ये लद्दाख की टेरिटरी से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो बॉर्डर है, जो उसके नीचे वाली जो बॉर्डर है, वो लीस्ट कंट्रोवर्शियल एरिया है, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बॉर्डर है। और तीसरा जो है ईस्टर्न बॉर्डर, वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर है, जो भी काफी कंट्रोवर्शियल एरिया है। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, जो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करती है, और एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना को डिवाइड करती है, उसमें क्या अंतर है। एलओसी एक डिमार्केटेड लाइन है, कुछ ऐसे, जहां पर एक फिजिकल बैरियर के तौर पर आयरन रेलिंग्स खड़ी की है। लेकिन एलएसी जो इंडिया और चाइना के बीच की बॉर्डर है, वो एक परसेप्शन बेस्ड बॉर्डर है। इसका मतलब यह है कि आपकी स्क्रीन पर अभी आप जो ब्लू लाइन देख रहे हो, जो चाइना में लाई करती है, लेकिन इंडिया उसको क्लेम करती है कि इंडिया की बॉर्डर है, और जो रेड लाइन है वो इंडिया में लाई करती है और चाइना उसे क्लेम करती है कि चाइना की बॉर्डर है। रिजल्टेंट उसका यह होता है कि बीच वाला जो आप एरिया देख रहे हो वो बनता है ग्रे एरिया, या फिर एरिया ऑफ ओवरलैपिंग क्लेम्स, जिस पर दोनों देश अपने हक को जमाने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों देश इस एरिया पे पेट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी खड़ी होती है। अब आप में से बहुत लोग ये सोचेंगे कि यार, ये इशू इतने दिन तक, इतने सालों तक चला है क्यों, ये पहले खत्म क्यों नहीं हो गया। तो इंडिपेंडेंस के बाद एक कारण यह था कि हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि उस टाइम पे वॉर हो, और वो एक पीसफुल बॉर्डर रिलेशन चाहते थे। इसीलिए हिंदी चीनी भाई भाई की उन्होंने शुरुआत की। लेकिन ये परसेप्शन बेस्ड बॉर्डर के इशू आगे चलते गए। आपके स्क्रीन के ऊपर आप जो डॉटेड लाइन देख रहे हो, जो सबसे बाहर वाली लाइन है, ब्लैक डॉटेड लाइन, इंडिया उसको अपनी बॉर्डर मानती थी। और ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो, चाइना उसको अपनी बॉर्डर मानती थी। 1962 के कुछ साल पहले ऐसा हुआ कि चाइना ने इसी कंट्रोवर्शियल टेरिटरी में रोड बनाने की शुरुआत की। पॉलिटिकल प्रेशर नेहरू पर बढ़ा। नेहरू को बताया कि तुम स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेशर एक्सर्ट करो। तो इंडिया ने शुरू की फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी। जो लाल डॉट्स आप देख रहे हो वो पॉइंट्स हैं जहां पर इंडियन आर्मी ने पेट्रोल करना शुरू किया। लेकिन इसका रिजल्टेंट ये हुआ कि चाइना को लगा कि इंडिया अपने चाइना के ऊपर अग्रेसिव हो रही है। इसीलिए हमें मिली 1962 की फुल ब्लोन वॉर। और वॉर का नतीजा दोस्तों ये रहा कि इंडिया के 1000 जवान शहीद हो गए। 3000 जवानों को चाइना ने बंदी बना लिया और चाइना के 800 जवान शहीद हो गए। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर आप जो सबसे अंदर वाली लाइन देख रहे हो, रेड और ब्लैक लाइन, चाइना इंडिया को उस लाइन तक धकेलने में कामयाब रहा। और ये लाइन बनी हमारी आज की एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसी में आप जो नीचे लेक देख रहे हो, पैंगोंग त्सो लेक, यही वो लेक है जो कुछ इंडिया में लाई करता है और बहुत ज्यादा चाइना में लाई करता है, और ये आज एक कंट्रोवर्सी का रीजन भी बना हुआ है।
1962 के बाद छोटी छोटी झड़पें इंडिया और चाइना में शुरू रही, लेकिन मोटे मोटे तौर पर 1970s के बाद पहली बार खून बहा इंडिया चाइना बॉर्डर पर 15 जून 2020 में, कुछ दिन पहले। तो ये क्यों हुआ? मेरे सामने दो पहेलियां हैं जिसको मैं बुझाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में। पहली पहेली यह है कि इतने साल तक इंडो चाइना बॉर्डर पर शांति कैसे बनाई रही, और दूसरी पहेली यह है कि अब चाइना क्यों वायलेंट हो रहा है, अब जाके ऐसा क्या हुआ कि चाइना वायलेंट हो रहा है। तो चीजें इतनी शांत क्यों थी? नाइनटीन 1960s और 1970s में माओ का रूल था चाइना में, जिसने कल्चरल रेवोल्यूशन की शुरुआत की, जिसकी वजह से चाइना इंटरनली काफी डिस्टर्ब था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट दोस्तों तब आया जब 1978 में इस इंसान ने एंट्री की, डेंग जियाओपिंग। डेंग जियाओपिंग चाइना के टॉप लीडर बने। उन्होंने जब कमान संभाली, तब चाइना बहुत मुश्किलों में था। डेंग ये जानते थे कि किसी भी कंट्री को कैपेबल बनने के लिए 5 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। डेंग ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, अपने डेमोग्राफी पर, मतलब अपनी पॉपुलेशन पर फोकस किया, और अपनी हेल्थ केयर, एजुकेशन और अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सारी चीजें बढ़ाई। उन्होंने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया और अपने मिलिट्री पर भी ध्यान दिया, और इस सब का रिजल्ट यह हुआ कि चाइना एक इकोनॉमिकली स्ट्रांग नेशन बन गया। लेकिन डेंग जियाओपिंग ये जानते थे कि किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकली पावरफुल बनाने के लिए उसके बॉर्डर पर शांति होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए शुरू की डेंग जियाओपिंग ने अपनी पीसफुल नेबरहुड पॉलिसी। राजीव गांधी और डेंग जियाओपिंग का ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये काफी हिस्टोरिकल फोटो है, क्योंकि ये वो टाइम था जब पहली बार ये दो प्राइम मिनिस्टर या फिर इंडिया और चाइना के प्राइम मिनिस्टर्स मिल रहे थे 1962 के वॉर के बाद। राजीव गांधी को एशियन सेंचुरी का सपना दिखाया गया डेंग जियाओपिंग के थ्रू। और डेंग जियाओपिंग का दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस सेंटेंस है जो बोलता है, हाइड योर स्ट्रेंथ्स, बाइड योर टाइम एंड नेवर टेक द लीड। जिसका मतलब यह होता है कि अपनी शक्तियों को संभाल के रखो, दुश्मन को अपनी शक्तियां ना दिखाओ, वक्त को मारो, और जब सही समय आए तब अपने पंजे बाहर निकालो। यह सब का रिजल्ट यह था कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने करीब 85 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। चाइना की पॉवर्टी रेट 1981 में 88% थी, जो आज गिरकर 1% से भी नीचे है। एजुकेशन में चाइना की लिटरेसी रेट आज 97% है। साइंटिफिक पब्लिकेशंस में चाइना ने यूएस को सरपास कर दिया है, और टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज में चाइना दूसरी नंबर पर है। यह सब चलता रहा 1990 से लेकर 2008 तक। 2008 आते आते चाइना का अपने आप पर भरोसा काफी बढ़ गया था, वो इकोनॉमिकली काफी पावरफुल बन गया था, और चाइना की इकोनॉमी इनफैक्ट इंडिया से 5 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। अगर आप ये ग्राफ देखो तो 1990s के स्टार्ट में इंडिया और चाइना की इकोनॉमी ऑलमोस्ट सिमिलर थी, लेकिन आज देखिए कि हरी लाइन कहां है और नीली लाइन कहां है। चाइना की मिलिट्री भी इंडिया की 3 टाइम्स हो गई थी। इसीलिए ये सारे चीजों को देख के चाइना के लिए एशियन सेंचुरी का डेफिनेशन आज चेंज हो गया था। चाइना के लिए अब एशियन सेंचुरी एशियन नहीं रही, उसका एम ये नहीं था सारे एशियन कंट्रीज का साथ और सारे एशियन कंट्रीज का विकास। चाइना का एम बस अब ये हो गया था कि एशियन सेंचुरी नहीं, अब बनेगी चाइनीज सेंचुरी। अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के चाइना ने अपने बहुत सारे नापाक मंसूबों को पूरा करना शुरू किया। इसका एक उदाहरण है पीस ऑफ आर्क। पीस ऑफ आर्क एक शिप थी जो कि एक हॉस्पिटल थी, और ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम के नीचे चाइना ने अपनी नेवल पावर इस शिप के आधार से बढ़ाई। लेकिन दोस्तों ये सारे चीजों का फिर से एक टर्निंग पॉइंट आया 2013 में, जब इन महाशय की एंट्री हुई। इनको कौन नहीं जानता, इनका नाम है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग को एक इकोनॉमिकली पावरफुल चाइना विरासत में मिला था। शी जिनपिंग हमेशा से एक गोल रखते थे, चाइनीज सेंचुरी का। अब चाइना के लिए उनका मतलब, इनफैक्ट उनके लिए तो छोड़िए, अगर आप चाइना का मतलब भी देखिए तो चाइनीज लैंग्वेज में चाइना का मतलब होता है मिडिल किंगडम, यानी ये एक ऐसा देश जो बीच में रहे और बाकी सारे देश उसके आजू बाजू में घूमते रहे।
तो चाइना आज यही करने की कोशिश कर रहा है, चाइनीज सेंचुरी बना के, और एक हायरार्की बेस्ड सिस्टम बना रहा है जिसमें चाइना सबसे ऊपर और बाकी सारे एशियन कंट्रीज उसके नीचे। लेकिन शी जिनपिंग ने एक और सपना देखा था 2013 में, वो था 2049 तक एक कंप्लीटली डेवलप्ड चाइना का सपना। और उस सपने के लिए डेन जियाओपिंग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है 2035, जब तक वो चाहते हैं कि 2035 तक कंप्लीटली मॉडर्नाइज चाइनीज मिलिट्री बने। और उसी के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि उसी के लिए एक टेस्ट हो रहा है अभी 2020 में। लेकिन दोस्तों, इंडिया और चाइना की जहां तक बात है, चाइना का हमेशा से यह मोटिव था कि इंडिया को कंट्रोल में रखा जाए। लेकिन चाइना के मंसूबे तब बदले जब 2013 में चाइना और इंडिया के बीच स्टैंड ऑफ हुआ। लेकिन इससे बड़ा टर्निंग पॉइंट यह था दोस्तों 2017 में जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ। डोकलाम एक ऐसी जगह है जो भूटान, चाइना और इंडिया के ट्राई जंक्शन पर है। डोकलाम के स्टैंड ऑफ ने चाइना को कंप्लीटली हिला दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है। भले ही डोकलाम का इशू इनिशियली चाइना और भूटान के बीच में था, लेकिन इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी को करीब 72 से 73 डेज तक रोक के रखा और अल्टीमेटली चाइना को पीछे हटने पड़ा। जेएनयू के एक प्रोफेसर हेमंत अडलका ये कहते हैं, हेमंत अडलका वैसे वो इंसान है जो सिर्फ इंडिया और चाइना रिलेशंस के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन वो मैंडारिन लैंग्वेज में भी काफी कमांड रखते हैं। उन्होंने 2017 से चाइनीज लैंग्वेज में उनकी सारी मीडिया रिपोर्ट्स को स्टडी किया है। चाइनीज लैंग्वेज में सारी मीडिया रिपोर्ट्स को, चाइना में पब्लिश हुए मीडिया रिपोर्ट्स को स्टडी किया है। और उनका यह मानना है कि इंडिया के प्रति चाइना का जो टोन है वो कंप्लीटली चेंज हुआ 2017 के बाद, और वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया, क्योंकि चाइना ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया इतने टाइम तक उसको वहां रोक के रखेगा। तो इस सारे कंटेक्स्ट में चाइना आज अग्रेसिव हो रहा है। लेकिन सिर्फ यही नहीं दोस्तों, उसके पीछे और 5-6 अंडरलाइंग रीजंस है, ऐसी रीजंस जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में ये देखेंगे कि वो अंडरलाइंग रीजंस क्या है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब का बटन दबाइए और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मैसेज सब तक पहुंचे, लोग ये जाने कि एग्जैक्टली इशू क्या है और इससे हमें कैसा फर्क पड़ेगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।